हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फाइनली मैं बैक आ चुका हूँ काफ़ी सालों बाद, और ये मेरी वीडियो है आपके लिए खास स्पेशल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑल्फ्रेड जेरी का प्ले जिसका नाम है उबू रॉय, या हम उसे कह सकते हैं उबू द किंग और किंग उबू, उसकी समरी के बारे में। तो आइए दोस्तों, फटाफट शुरू करते हैं इसकी समरी और समझते हैं इस प्ले को आसान भाषा में। ओके, बेसिकली प्ले की समरी शुरू करने से पहले कुछ डिटेल्स जान लेंगे उस प्ले के बारे में। ओके, तो सबसे पहले ये जो प्ले है उबू रॉय, ये एक 5 एक्ट प्ले है। ओके, 5 एक्ट, इसका मतलब उसमें 5 एक्ट है उसमें। ओके, तो बेसिकली ये जो प्ले है लिखा है इसे फ्रेंच राइटर ऑल्फ्रेड जेरी ने। ओके, इसकी बेसिक जो लैंग्वेज थी वो फ्रेंच थी, लेकिन बाद में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। ओके, और सबसे पहली बात, ये प्ले लिखा गया कम से कम 1896 में, वो तभी लिखा गया और तुरंत ही उसे प्रीमियर कर दिया गया, मतलब परफॉर्म कर दिया गया। ओके, और ये जो पीरियड था इस प्ले का, ये प्ले कब लिखा गया, तो बेसिकली ये एक एब्सर्ड प्ले है। एब्सर्ड प्ले का मतलब जैसे उस प्ले में मीनिंग नहीं होता, कैरेक्टर की सोच का, कैरेक्टर के ठिकाने का, उसमें कुछ मतलब लिंक नहीं होता, बोलते ना कुछ ऐसा लिंक नहीं होता। ओके, बेसिकली ये एक हम इसे कह सकते हैं एक मॉडर्न, ओके, ये एक मॉडर्न प्ले है, लेकिन ये एक एब्सर्ड के लेवल का प्ले है। तो इसमें वो थोड़ा बहुत जैसे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का भी इसमें यूज़ किया गया है, तो एक सर्रियलिज्म का भी इसमें जिक्र होता है। ओके, तो यहाँ तक ये बात ठीक है। अब इसकी सेटिंग्स के बारे में जान लेंगे। तो बेसिकली ये जो प्ले है 3 देशों में इसकी सेटिंग दिखाई गई है। पहला प्ले है, मतलब पहला जो सेटिंग में पहला जो पार्ट है वो पहली कंट्री है पोलैंड। ओके, तो पोलैंड पहली कंट्री, उसके बाद यूक्रेन, और थर्ड है रशिया। ओके, यहाँ तक ये क्लियर हुआ? गुड। अब इसके कैरेक्टर्स के बारे में हम जान लेंगे। ओके, तो बेसिकली इसमें कुछ चुने हुए कैरेक्टर मैंने लिए हैं, 6-7 कैरेक्टर्स, तो उसे हम देखेंगे उन कैरेक्टर्स को। तो इनमें जो मेन कैरेक्टर जो है, ओके, तो इनमें जो मेन कैरेक्टर है वो है पेरे उबू। ये जो एंटागोनिस्ट हम इसे कह सकते हैं, ये सबसे बड़ा इसका विलन हो सकता है, मतलब पेरे उबू, उसकी वाइफ मेरे उबू, और इसके अलावा और इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर्स है जैसे किंग वेंसेस्लॉस, किंग के अलावा उसकी वाइफ जो है क्वीन रोजमंड, और जो उसका अगला कैरेक्टर है जो किंग का जो बेटा है बॉग्रेलियस, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। इसके अलावा कैप्टन बॉर्डियर, और आखिर में एक कैरेक्टर है ज़ार एलेक्सिस। ओके, तो ये कुछ 6-7 कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हमने प्ले की बेसिक इन्फॉर्मेशन जान ली, जैसे प्ले की जो सेटिंग जान ली, प्ले की लैंग्वेज, प्ले का राइटर कौन है, जॉनरा क्या है, कौन से पीरियड में लिखा गया है, सेटिंग क्या है। ओके, तो ये जान लिया। अब बात करेंगे इसका बैकग्राउंड जो है, इसके बैकग्राउंड के बारे में। तो बेसिकली ये प्ले क्यों लिखा गया, तो ये प्ले लिखने की वजह थी, जो ऑल्फ्रेड जेरी थे, मतलब जो वो स्कूल में पढ़ते थे, तो शायद उनका अपने सर लोगों के साथ बनता नहीं होगा, टीचर लोगों के साथ, तो शायद उन्होंने ये प्ले उस वक्त लिखा होगा किसी सर या टीचर को मतलब क्रिटिसाइज करते हुए। तो एक हम इसे कह सकते हैं एक पैरोडी है, ये छोटी सी पैरोडी जो उन्होंने ऑल्फ्रेड जेरी ने सर के खिलाफ लिखी थी या सर के ऊपर लिखी थी, टीचर के। ओके, लेकिन ये प्ले इतना पॉपुलर हुआ बाद में कि वो एक, ये जो फ्रेंच मिडिल क्लास थी, ये उसके ऊपर एक सटायर बन गया। ओके, यानी जिसे आलोचना कहते हैं, फ्रेंच मिडिल क्लास के ऊपर इसकी आलोचना हुई। अब बात करते हैं इस प्ले के बारे में, और एक इस प्ले की खासियत है कि इस प्ले में काफ़ी सारे रेफरेंसेस दिए गए हैं। ओके, मतलब अल्फ्रेड जेरी को
शेक्सपियर के प्ले काफ़ी पसंद लगते थे, तो उन्होंने कुछ उनकी प्लेस का रेफरेंस इस प्ले में डाला है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो रेफरेंस है वो है जो किंग का जो मर्डर होता है मैकबेथ में, तो उसके जैसी ही स्टोरी में कुछ मतलब उसके जैसी ही स्टोरी इसमें भी दिखाई देती है। इस स्टोरी में भी एक किंग का मर्डर होता है। इसके अलावा एक घोस्ट सीन है जो हैमलेट में है, हैमलेट के पिता का, वैसे भी इस स्टोरी में भी एक घोस्ट सीन है। और एक है जिसे रिचर्ड थ्री मतलब किंग लियर में जो एक सीक्वेंस है, तो उसका भी एक पार्ट इसमें दिया गया है। तो ये सारा कुछ रेफरेंस वगैरह है। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आप सब लोगों को समझ आया होगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है, आखिर में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ओके, तो ये 5 एक्ट प्ले है। तो बेसिकली जो है इस प्ले की समरी हम अभी समरी डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा कम से कम समय में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्ले में जैसे हमने हैमलेट में देखा और मैकबेथ में, जैसे मैकबेथ में भी जो मैकबेथ है मतलब वो राजा का जो सिंहासन छीनने की कोशिश करता है ना, वैसे भी इस स्टोरी में भी ऐसा है। इस स्टोरी में सिर्फ फ़र्क इतना है, इस स्टोरी में एक पोलैंड का जो किंग होता है जो वेंसिलेस नाम है उसका, वेंसिस्लस का, तो उसका मर्डर करके जो पेरेउबू और मेरेउबू उनको उसकी गद्दी छीननी होती है। ओके, तो वो क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि हम किंग को बुलाएंगे फीस्ट में, और जैसे किंग और उसकी फैमिली आएगी हम उसको कुछ पॉइजन मिला के उसको और उसकी सारी फैमिली को मार डालेंगे। तो होता क्या है, वो सारे लोग इकट्ठा होते हैं जो भी कॉन्स्पायरेटर्स होते हैं, मतलब पेरेउबू और मेरेउबू के साथ, तो वो शपथ लेते कि हम किंग को ज़रूर मारेंगे। तो ये काफ़ी शैतानी दिमाग का होता है पेरेउबू। वो क्या करता है, वो अपने काम में सफल हो जाता है, वो किंग को पॉइजन दे के मार डालता है। तो उसके अलावा उसका जो छोटा बेटा होता है बॉग्रेलियस और जो क्वीन होती है रोजमंड, वो उस जगह से भाग जाते हैं। मतलब उन पर जब अटैक होता है तो किंग मर जाता है, लेकिन उसका जो बेटा है और उसकी जो पत्नी है वाइफ रोजमंड यानी कि क्वीन रोजमंड और उसका जो बेटा है बॉग्रेलियस, वो वहाँ से भाग जाते हैं और एक गुम्फा में मतलब वो आश्रय ले लेते हैं। बाद में क्वीन मर जाती है, लेकिन बॉग्रेलियस क्या करता है, जो किंग का बेटा है पोलैंड के, वो क्या करता है, रशिया में चला जाता है और ज़ार के पास चला जाता है। उसको सारी चीज़ सारी हकीकत बयां कर देता है कि किस तरह धोखे से इसने पेरेउबू ने उसके पिता का मर्डर किया। ओके, तो बात क्लियर। अब होता क्या है, इसके अलावा ये आदमी मतलब ये जो पेरेउबू है वो काफ़ी ग्रीडी हो जाता है। मतलब उस पर सत्ता का लालच, पैसे का लालच इतना शुमार हो जाता है कि वो अपने लोगों को भी नहीं छोड़ता, सबको मारता रहता है। जैसे कि उसका जो कैप्टन होता है बॉर्डियर, ओके, पेरेउबू का जो कैप्टन होता है बॉर्डियर, वो क्या करता है, उसके साथीदारों को भी मार देता है और बॉर्डियर को भी मारने की कोशिश करता है। तो बॉर्डियर भी उसको किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग जाता है और वो भी ज़ार के पास चला जाता है। अब इसके 3 दुश्मन होते हैं, किसके, पेरेउबू के। एक तो पहला दुश्मन कौन, बॉग्रेलियस जो किंग का बेटा है। दूसरा दुश्मन कौन, कैप्टन बॉर्डियर जो उसका सेनापति था पेरेउबू का। और तीसरा जो है ज़ार रशिया का जो किंग है। ओके, तो अब क्या होता है, ये जो पेरेउबू है वो सत्ता की लालच में इतना धुंध हो जाता है, ये क्या करता है, उसके गवर्नमेंट के जितने भी सारे ऑफिशियल्स होते हैं किंग के, उन सबको वो मार डालता है, उन सब का स्लॉटर करता है, उन सब लोगों की संपत्ति वो हड़प लेता है, प्रॉपर्टी वगैरह, और सब लोगों को वो मार देता है। जितने लोगों को मारता वो खाली मारता जाता है। और फिर क्या बोलता है कि वो बोलता है कि अब आगे से मैं घर से घर दरवाजे पे जाके टैक्स मतलब ले लूँगा, खुद जाऊँगा दरवाजे पर जितने भी उसकी जनता है और उसे सब मैं टैक्स वसूल लूँगा। ओके, अब होता क्या है, ये तीनों मिल जाते हैं साथ में।
अब ये क्या करते हैं, बॉगरेलियस और कैप्टन बॉडियर ये ज़ार को सारी हकीकत बता देते हैं और पेरे अबू की जो है ना कमज़ोरी वो भी बता देते हैं। तो उसकी कमज़ोरी कौन होती है, उसकी वाइफ होती है। ओके, तो उसकी जो वाइफ होते हैं वो क्या करते हैं, उसे मनाने की कोशिश करते हैं और वो कामयाब भी हो जाते हैं उसमें। ओके, तो पेरे उबू की जो वाइफ है मेयर उबू, वो उसको उस प्लान में शामिल कर देते हैं। तो मेरी उबू क्या करती है, वो जो उसने राजा का जो मतलब संपत्ति जो है ना वो उन्होंने कब्जा पा लिया होता है, वो चोरी करके वो भागने की कोशिश करती है और वो भाग जाती है। फिर क्या होता है, जो किंग का बेटा है मतलब बॉगरेलियस, वो एक खत लिखता है, एक फरमान निकालता है पेरे के खिलाफ, पेरे उबू के खिलाफ कि भाई मैं तेरे ऊपर आक्रमण करने वाला हूँ और मैं तुझे हरा दूंगा, क्योंकि मैं ही राजा का बेटा हूँ तो मैं ही राजा बनूंगा। तो फिर इससे वो काफ़ी डर जाता है पेरे उबू जब वो उसे ये खत मिलता है, क्योंकि उसके पास उसकी वाइफ भी नहीं होती, सब लोग उसके खिलाफ होते क्योंकि ये सेल्फिश होता है, बहुत ग्रीडी होता है। तो वो रोने लगता है, लेकिन ठीक है, तो वो जैसे बोलते हैं ना अपनी वाइफ, उसे फुसलाना बहलाना का काम उसकी वाइफ करती है। तो उसने वाइफ ने कहा होता है कि तुम जंग छेड़ दो, मतलब जब भी कोई मुझसे बताए तो जंग छेड़ देना। तो ये भाई कूद पड़ता है जंग में और ये चला जाता है जंग करने के लिए। तो होता क्या है, पहले ही हमले में मतलब जो बॉगरेलियस है ज़ार, रशिया का जो ज़ार है, उसका जो आक्रमण होता है इसके ऊपर, वो जो पेरे उबू है उसके सारे जितने भी उसके सोल्जर्स हैं उनको मार देते हैं। तो वो क्या करता है, पेरे उबू अपनी जान बचाकर पेरे उबू वहाँ से भाग जाता है और एक गुफा में चला जाता है, वहाँ पे सो जाता है। अब वहाँ पे होता क्या है, उस गुफा में वो जाता है तो उनको वो जो पेरे उबू होता है उसके साथ उसके 2 साथीदार होते हैं सोल्जर्स, तो ये तीनों जाते तो वहाँ पे एक बियर आ जाता है यानी कि भालू। तो वो भालू उन पर हमला करने की कोशिश करता है, तो पेरे उबू अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है और एक चट्टान पे चढ़ जाता है। तो जो ये उसके जो 2 सोल्जर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भालू को मार देते हैं। अब जैसे ही वो सो जाता है पेरे उबू, वहाँ पर थोड़ी देर के बाद उसकी वाइफ आती है। अब वो उसकी वाइफ क्या करती है मालूम है, उसको डर होता है क्योंकि उसने चोरी की होती है जो खजाना है ना, खजाना जेवरात की। तो वो क्या करती है, अपने आप को एक भगवान का दूत बताने की कोशिश करती है, मतलब जैसे वो गैब्रियल दूत है जो बाइबल में, तो उसके जैसा दिखने का बर्ताव करती है। तो जब वो पास जाके देखता है पेरे उबू, तो उसे लगता है अरे ये तो मेरी वाइफ है। तो वो फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, वो उस पर हंसती है तो वो उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन वो जब उसको मारता होता है पेरे उबू अपनी वाइफ को, तभी वहाँ पर बॉगरेलियस और उसका जो सैन्य है वो पूरा वहाँ पे चला आ जाता है और वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे उस पर हमला कर देते हैं पेरे उबू पर। तो अपनी जान बचाकर आखिरकार पेरे उबू और मेरे उबू दोनों वहाँ से एक नौका लेके, एक शिप लेके वहाँ से फरार हो जाते हैं पेरिस की तरफ वो। और इसी तरह इस पेरे उबू का मतलब वो हार जाता है, वो जो जंग है वो हार जाता है और आखिरकार ये जो बॉगरेलियस है वो अपनी गद्दी पर विराजमान होता है और इसी तरह इस स्टोरी का एंड हो जाता है। आई होप दोस्तों मैंने इस प्ले को समझाने की थोड़ी बहुत कोशिश की है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और आपकी कमेंट नीचे ज़रूर करो। थैंक यू।